स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री MS03 यूनिट 5 इग्नू। अब ये जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो क्या क्या आता है? इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो माइनिंग आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है और इलेक्ट्रिसिटी आता है। ये तीन बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज हैं। और जब हमारी आज़ादी हुई थी, अगर हम उस टाइम की बात करें तो हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर हमारा हैंडीक्राफ्ट था, ये सब डिक्लाइन पर था। और जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स। जैसे कि हम कॉटन एक्सपोर्ट करते थे और इंपोर्ट करते थे क्लोथ्स। और हमारी लेबर की प्रोडक्टिविटी भी कम थी। हम जान चुके हैं कि लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है। लेबर प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ की होती है। और हमारा इन्वेस्टमेंट जो था वो भी बड़ा लो था आज़ादी से पहले। अधिकतर जो इंडस्ट्रीज थी वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही थी। और हमारी कंट्री जो थी वो कंज्यूमर गुड्स के लिए भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम था, एजुकेशन बहुत कम थी, उससे ह्यूमन रिसोर्स के अंदर फर्क पड़ता है। फिर रोड नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कम था और फाइनेंशियल सेक्टर्स भी अंडर डेवलप्ड थे। और ओनरशिप जो थी, जो इंडस्ट्रीज, जो कुछ भी इंडस्ट्रीज थी वो बहुत ही कम लोगों के हाथों में थी। उस टाइम की इकोनॉमी को टाटा बिरला इकोनॉमी कहते हैं। यही दो बड़े दिग्गज माने जाते थे जिनके पास इंडस्ट्रीज थी। बाकी लोगों के पास इंडस्ट्रीज लगभग ना के बराबर थी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेज की। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेज की बात करें तो 5 स्टेजेस होती हैं किसी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए। पहली होती है एक ट्रेडिशनल सोसाइटी जो कि मोस्टली एग्रीकल्चर बेस होती है। दूसरी होती है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। इस स्टेज के अंदर हम लोग इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर को गैदर करते हैं। फिर एक टेक ऑफ स्टेज होती है जिसके अंदर रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज होता है। फिर एक ड्राइव टू मैच्योरिटी होती है, उसमें हम ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं अपनी कैपेसिटीज का और हम सस्टेनेबिलिटी बनाए रखते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और लास्ट स्टेज होती है एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, जो कि डेवलप्ड नेशंस में देखा जाता है। तो ये रॉस्टो की जो स्टेजेस हैं, ये पांचों आपकी बुक में नहीं दी गई हैं। ये पांचों स्टेजेस को आप याद कर लीजिए। जब भी कोई डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का या डेवलपमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको ये पांचों की पांचों स्टेज लिखनी है, जरूर लिखनी है। ये मैं किसी भी बुक से ले रहा हूं, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता है। ये रॉस्टो की जो स्टेजेस हैं, ये सबसे फेमस स्टेजेस हैं, ये वेल नोन है, हर एक प्रोफेसर को मालूम है। ये स्टेज आपका डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स में जानना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चरल चेंज इंडिया वर्सेस चाइना, ये एक मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा। ये एग्जांपल लिया हुआ है उमा कपिला से, 10th एडिशन से। चाइना का जो इंडस्ट्रियल बेस था वो हमारे इंडस्ट्रियल बेस से स्ट्रांग था। करीब करीब 1978 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। और तब से अगर हम देखें तो उसका जो एग्रीकल्चर का जो जीडीपी शेयर है वो गिरा। चाइना का भी गिरा, इंडिया का भी गिरा, लेकिन चाइना का सारा जो शेयर जो गिरा वो इंडस्ट्रियल सेक्टर ने एब्जॉर्ब कर लिया। बल्कि इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ। इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर बेस रिड्यूस हुआ वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर उसका जाने की बजाय वो सर्विस सेक्टर में चला गया। बेसिकली हम एक स्टेज जो है वो ऑलमोस्ट मिस कर गए। हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के अंदर इतना ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाए। आपकी जो किताब में जो दे रखा है, रोस्टो स्टेज तो नहीं दे रखी है, लेकिन आपकी बुक में दे रखा है WG हॉफमैन का इंडस्ट्रियलाइजेशन। WG हॉफमैन के हिसाब से इंडस्ट्रियलाइजेशन की 4 स्टेजेस होती हैं। और जो पहली स्टेज होती है उसके अंदर जो रेशो है कंज्यूमर गुड्स का और कैपिटल गुड्स का, वो 5:1 के रेशो में होता है। और सेकंड स्टेज के अंदर कंज्यूमर गुड्स जो होते हैं वो 2.5 होते हैं और कैपिटल 1 होता है। और फिर थर्ड स्टेज के अंदर कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स 1:1 के रेशो में हो जाते हैं। ये जीडीपी का प्रोपोर्शन है फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। और जब आपका कंज्यूमर प्रोड्यूस कैपिटल प्रोड्यूस से कम हो जाए, जीडीपी का रेशो, तो हम बोलेंगे कि आप फोर्थ स्टेज में पहुंच गए हैं। इस हिसाब से देखें तो इंडिया इज इन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड स्टेज एंड द रेशो ऑफ कंज्यूमर प्रोड्यूस टू द कैपिटल गुड्स इज एट ए रेशो ऑफ 1.2:1।
कि जो भी हमारा जो प्लानिंग हुई, सेकंड 5 ईयर प्लान था, उसके अंदर हमने फेवर किया बेसिक इंडस्ट्रीज को। और बेसिक इंडस्ट्रीज को हमने क्यों फेवर किया? क्योंकि हमें रैपिड ग्रोथ चाहिए थी। प्राइवेट सेक्टर्स के पास में ऑफ कोर्स इतना ज्यादा पैसा था भी नहीं कि वो इन्वेस्ट कर सकते, और अगर पैसा होता भी तो वो अपनी कैपिटल को रिस्क नहीं करना चाहते थे। तो यहां पर सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा जो है पीएसयू का कंसेप्ट आया। इस बुकलेट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो केवल ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। बेसिक गुड्स क्या होता है, आप यहां पे देख सकते हैं। बेसिक गुड्स वो होता है जो जिसकी अपने आप में कोई यूटिलिटी नहीं होती, लेकिन जब उसको बनाया जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, तो उसकी यूटिलिटी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वीट है, वीट से अगर ब्रेड बना लें या आटा बना लें, देन इट इज अ यूटिलिटी। तो ये बेसिक गुड्स है। आयरन ओर से स्टील बन जाता है, और सीमेंट से मकान बन जाता है। फर्दर प्रोडक्शन ऑफ न्यू आइटम्स इन एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शंस आर इन द कैटेगरी ऑफ बेसिक गुड्स। अब दूसरा आता है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कि रॉ मटेरियल होते हैं किसी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन ये रॉ मटेरियल जो होते हैं बेसिक प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। दीज आर द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री फॉर अनदर फैक्ट्री। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि स्टील है। स्टील जो है, एक फैक्ट्री स्टील बनाती है, लेकिन आप अपने घरों में स्टील तो यूज करते नहीं है। स्टील तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यूज करती है, बर्तन बनाने की इंडस्ट्री यूज करती है, दूसरी इंडस्ट्रीज यूज करती हैं। तो ये एक प्रोड्यूस बनाया गया एक फैक्ट्री द्वारा दूसरी फैक्ट्री के लिए, तो ये इंटरमीडिएटरी गुड्स की कैटेगरी में आएगा। तीसरा होता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को बनाने के काम में आते हैं, न कि प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं। रॉ मटेरियल तो प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है, जैसे आपने वीट लिया, वीट का आटा बनाया, और आटा ब्रेड का पार्ट बन गया, ठीक है। लेकिन कैपिटल गुड जो है फाइनल प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनेगा। कैपिटल गुड यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। फिर लास्टली वी कम टू कंज्यूमर गुड्स। सो दीज आर द गुड्स विच आर यूज्ड बाय अस। ये वो सामान है जिसको हम हमारे इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्लोथ हुआ, फूड हुआ, ये कंज्यूमर गुड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स भी दो तरीके से डिवाइड करे हुए हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं और एक कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स, यू नो, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, दीज आर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स। एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स जो हम खाते हैं वो कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। ये डेफिनेशंस आपकी बुक में नहीं दी गई हैं ये, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अचानक से कभी भी पूछ सकते हैं आपसे। यहां पर ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडस्ट्री का साइज हम कैसे नाप सकते हैं? हम उसके एम्प्लॉयमेंट से नाप सकते हैं, कितना आउटपुट वो प्रोड्यूस करता है उससे नाप सकते हैं, जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उससे नाप सकते हैं, और जितना उसका टोटल असेट है उससे नाप सकते हैं। जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर जो प्रोडक्ट होता है वो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होता है, उसके अंदर ज़्यादा वैरायटी नहीं होती है, बड़ी बड़ी मशीनें यूज़ करी जाती हैं, या फिर प्रोडक्ट बहुत बड़ा होता है। इनके जो मार्केट होते हैं वो कंसंट्रेटेड मार्केट होते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम होती है। और एक बड़ी इंडस्ट्री से बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज चलती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोमोबाइल की बात करूं, तो ऑटोमोबाइल को स्टील चाहिए, पावर चाहिए, और उसको पेंट चाहिए, उसको और भी कई छोटी छोटी असेंबलीज चाहिए। कार बनाने के लिए जैसे टायर चाहिए, इंजन चाहिए, वो अलग अलग कंपनीज से आता है। तो बाकी कंपनीज भी वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बेस पर चलती हैं। तो एक इंडस्ट्री से बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। बड़ी इंडस्ट्रीज में नॉर्मली R&D भी होती है, और जो इनकी डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करती है। और जब हम स्मॉल फर्म की बात करेंगे तो एकदम उल्टा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होगा, मैन एंड मशीन्स आर डिविजिबल, यानी कि मैन और मशीन जो है वो एक ही आदमी की मशीनों पे काम कर सकता है, एक मशीन की प्रोडक्ट को बना सकती है, क्योंकि वेराइटी है आपके प्रोडक्ट में। हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट का। डिमांड जो होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है। मार्केट जो होता है वो कंसंट्रेटेड मार्केट नहीं होता, बहुत फैला हुआ मार्केट होता है। इसी वजह से तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है। और जो सप्लायर होते हैं रॉ मटेरियल के वो बहुत कम होते हैं, या फिर मार्केट जो है बहुत छोटा होता है। अगर मार्केट बड़ा होता तो बड़ी इंडस्ट्री आ जाती ना, मास प्रोडक्शन कर डालती। ऑनरशिप पैटर्न हम पहले पढ़ चुके हैं। आजादी से पहले जो टाटा बिरला की इकोनॉमी थी, हमने आजादी के बाद मिक्स्ड इकोनॉमी फॉलो करी, हमने पीएसयू लगाए। करीब करीब सन 2000 के आसपास पीएसयू जो थे वो 7% ऑफ इंडस्ट्रीज थे, लेकिन करीब 1/4 एम्प्लॉयमेंट देते थे।
तो इस हिसाब से अगर देखें तो पीएसयू का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे एम्प्लॉयमेंट के अंदर और हमारे डेवलपमेंट में। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।